नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्यतः 10 सिद्धांत बताए गए हैं। तो हम इसके जो कुछ मूलभूत सिद्धांत है जो कुछ इस प्रकार है कि पहला है कि यह चिकित्सा प्रणाली में दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग एक, कारण एक तथा चिकित्सा भी एक होती है। फिर है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। रोगों के मूल कारण कीटाणु नहीं होते हैं। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। चिकित्सा रोग की नहीं शरीर की होती है। रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। जीर्ण रोगों के आरोग्य में कुछ समय अधिक लगता है। प्राकृतिक चिकित्सा में उभार की संभावना होती है। शरीर, मन, आत्मा का इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा। तो इस प्रकार इसके 10 सिद्धांत बताए गए हैं प्राकृतिक चिकित्सा के। तो हम इसके सारे सिद्धांतों को कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला है कि इस प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता, जो पहला सिद्धांत है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में केवल 5 तत्व मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश एवं छठा तत्व परमपिता, जगत नियंता, जगत के सृजनहार ईश्वरत्व है। इस चिकित्सा में फल, साग, सब्जी, अनाजों का आहार में प्रयोग होता है। इनमें भी भरपूर 5 तत्व है। संसार का कोई प्राणी या पौधा जो सजीव है, बढ़ रहा है, उन सब में यही 5 तत्व विद्यमान है। इन 5 तत्वों के बिना किसी जीव का अस्तित्व नहीं होगा। हाँ, इनमें प्रत्येक आहार में तत्वों में किस खाद्य पदार्थ में किस तत्व की प्रधानता है, यह जानकारी होनी चाहिए और किस व्यक्ति में कौन सा तत्व विशेष रूप से देने की आवश्यकता है वह देना चाहिए। प्रायः रोगी दवाइयों की पद्धति का उपयोग करने के बाद आता है। जब तक रोगी पूर्णतः थक नहीं जाता एलोपैथी से या अन्य चिकित्सा पद्धति से, तब तक कि वो प्राकृतिक चिकित्सा के पास नहीं आता, तब तक वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। तो यही इसमें बताया गया है कि प्रायः रोगी दवाइयों की पद्धति का उपयोग करने के बाद आता है। रोग तो वैसे भी सिद्धांततः स्वयं से ही विकार है। ऊपर से अज्ञानवश अनेक दवाइयाँ जो सभी रासायनिक, असाध्य और विजातीय होती है, रोगी के शरीर में उनका जहर होता है। ऐसे में हम उन्हें शोधन हेतु आहार देते हैं। संशोधन की क्रिया एक साधना है। ठीक है। तो रोगी के शरीर में जो जहर होता है उन्हें शोषित करना, बाहर निकालना, उनको शोधन करना, तो हेतु हमें आहार देते हैं। फिर वो संशोधन की जो क्रिया होती है, ये जो एक प्रकार की जो इसका शोधन क्रिया जो होती है, यह अत्यंत एक साधना के प्रकार होते हैं। वैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में आने वाले रोगों को मित्र ही मानते हैं। अपने आप का बिना दवा निरोग रखने हेतु आकाश तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में इसकी आवश्यकता अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक है। इससे शरीर में स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुंदरता, आरोग्य, दीर्घायु, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। अब आकाश तत्व के सेवन का मार्ग निराहार रहना यानी उपवास करना होता है। तो 5 तत्वों के माध्यम से ही प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। इसीलिए इस पद्धति में किसी भी प्रकार की औषधि दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब पंच तत्वों से होना है तो कोई औषधि का तो कोई तुक ही नहीं बनता। तो इसमें यह होता है कि वर्तमान में व्यक्ति की जीवन शैली अनियमित हो गई है। उसका सोना, उठना, भोजन करना, ये सब अव्यवस्थित हो गया है। किस प्रकार का भोजन करना, ये सब अव्यवस्थित हो गया है। अनियमित होने के कारण वह कई शारीरिक व मानसिक रोगों की चपेट में है और इनके निदान के लिए वह दवाइयों पर निर्भर है। अब दवाइयों से लाभ हो या ना हो, पर यह निश्चित है कि इसके दुष्प्रभाव शरीर पर
अवश्य पढ़ते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विशुद्ध एवं निर्दोष चिकित्सा पद्धति है। इसमें किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसमें चिकित्सा के लिए दुष्प्रभावों से रहित पंच तत्वों का सहारा लिया जाता है। अतः जिज्ञासु पाठकों को चाहिए कि अब जैसे प्राकृतिक सिद्धांत जो है, जैसे कि यदि कोई पढ़ना चाहता है तो बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी है इन विषयों पर, तो वो भी पढ़ सकता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्राकृतिक जीवनचर्या, प्राकृतिक सोच विचार, प्राकृतिक वातावरण, तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने से बहुत फ़ायदा होता है। अब हम जानेंगे दूसरा सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत क्या है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग एक, कारण एक और उसकी चिकित्सा भी एक। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें रोग भी एक है और इसमें कारण भी एक ही है और चिकित्सा एक है। अब कैसे है ये जानते हैं कि शरीर में रोग एक है, शरीर में संचित जमा हुआ मल जिसे विजातीय द्रव्य कहते हैं। आयुर्वेद भी रोगों का कारण शरीर में मल संचय मानता है। तो ये कारण क्या है? कारण आप मान गए कि ये मल संचय, जो विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में संचित हो चुके हैं, उन विजातीय द्रव्य को कारण माना गया है। ठीक है। अब आयुर्वेद कहता है कि सभी रोगों का कारण शरीर में मल संचय और मल के संचय का कारण गलत खाना पीना, गलत रहन सहन है। ठीक है। अब आपको अपनी दिनचर्या, अपनी डेली रूटीन, इसके बारे में बताया जा रहा है कि आपकी डेली रूटीन यदि प्रॉपर नहीं है तो ये विजातीय द्रव्य आपके शरीर में संचित होते रहेंगे। तो ये अब इन चीज़ों को यदि सुधार दिया जाए, तो इनको सुधार दिया जाए तो आपके जीवन में फिर आरोग्यता तो आ ही जाएंगी। तो अब आगे बताते हैं कि शरीर में जमा विकार रोग है और शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा उसको निकालने की जो प्रक्रिया शरीर की जीवनी शक्ति करती है, बिना किसी दवा के सभी रोग केवल आहार विहार रहन सहन सुधार से ठीक होते हैं। यदि आहार विहार रहन सहन ठीक नहीं तो सैकड़ों दवाएं लाभ नहीं करती है। यही सच्ची प्राकृतिक चिकित्सा है। दुनिया के लोग रजस तमस प्रधान हैं और रजस तमस प्रधान व्यक्ति विलासी होता है। उसे पथ्य रहने सहने सुधारने को कहना ही व्यर्थ होता है। और विलासी व्यक्ति जो भांग, गांजा, चरस, अफीम, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मिर्च, मसाले, मांसाहार, ये सारे आहार जो रोग उत्पन्न करते हैं उनका ग्रहण, उनका सेवन कर लेता है। अब इनके सेवन करने से शरीर में रोग होना तो निश्चित ही है। अब उसे पथ्य रहन, अब आगे बताया कि उसे उपरोक्त सभी वस्तुएं चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है उसे। मतलब उसे निरोगी भी होना है और ये सारी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मिर्च, मसाले, मैदा युक्त, तेल युक्त आहार का सेवन भी करना है। तो आरोग्यता कैसे प्राप्त होंगी? फिर आगे बता रहे हैं कि अब ये सब खाते हुए और सदा खाते रहने के लिए शरीर को बनाए रखना है। मतलब व्यक्ति जो है, हमें जीवित रहने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आगे हमारे शरीर के द्वारा, अब जैसे कि साधना पद्धति में शरीर ही तो साधन है साधना का, तो शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी साधना कर पाएंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भोग कर पाएंगे। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो भोग नहीं कर सकते। तो यही बताया गया है कि आप भोग नहीं कर सकते, इसे भोग करने के लिए इस शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रखने के लिए इन सब अनर्गल चीज़ों का सेवन करना वर्जित है। तो भला वे प्राकृतिक चिकित्सा क्या करेंगे? अब फिर तो दवा ही खाएंगे आप, और दवाओं पे भरोसा जितनी ज़िंदगी और उतना चला लेते हैं, किंतु परहेज संयम नहीं करते हैं। जिस प्रकार कोई भी बीमारी हुई, हमारे जो रूटीन है, हमारा जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, हमारा आहार है, ये सारा अस्त व्यस्त है। अब बीमार हो जाते हैं तो बोलते हैं चलो दवाइयाँ शुरू कर दो। अब पहले ही शरीर विजातीय द्रव्य से घिरा हुआ है और उसके बाद फिर और भी वो लोग ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो इससे बड़ा आफत आ जाती है। शरीर में और विजातीय द्रव्य संचित हो जाते हैं और शरीर पूर्णतः जर्जर हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन्हीं सब कुपथ्यों को रोग के कारण मानते हैं और आयुर्वेद भी मानता है कि सभी रोगों का कारण संचित मल और संचित मलों का कारण गलत जीवनचर्या है। गलत तरीके से आपका
आचार विचार, आपका ये आहार है, विहार है, ये है, गलत है। अब इसका एक ही इलाज है कि गलत आदतों को छोड़ना और जिन गलती के कारण रोग हुआ है, मल संचित हुआ है, उनमें सुधार करना। तथा अब इसमें कुछ प्रक्रियाएं बताई गई है जो चिकित्सा की, जो उसमें सबसे पहला है, किसी में एनीमा है, भाप है, उपवास है, वमन है, नेति है, मालिश है, भोजन का सुधार करके रक्त शुद्धि है, शरीर शुद्धि, मल शुद्धि है और करके शरीर निरोग किया जाता है। अब इसी से प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। तो ये बताया गया है कि रोग की चिकित्सा भी एक होंगी, रोग भी एक होगा, कारण भी एक होगा और इसकी हम ट्रीटमेंट भी एक है। तो ये तीनों चीज़ें एक क्यों है? कोई सी प्रकार की बीमारी हो लेकिन कारण तो विजातीय द्रव्यों का संचित होना ही है। और फिर इसका इलाज भी आप सिर्फ उस स्थान विशेष का भी आगे आने वाला है कि जैसे कि स्थान विशेष का करते हैं कि चलिए पैरों में हो गया तो पैर, लेकिन संपूर्ण शरीर में वो विजातीय द्रव्य व्याप्त है तो संपूर्ण शरीर का ही इलाज होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। अब शरीर में विकार जमा होने पर उस विकार को निकालने की जो शरीर की जितनी शक्ति द्वारा चेष्टा की जाती है उसे ही रोग की संज्ञा दी गई है। अब शरीर के किस भाग में किस तरह का विकार निकलता है या क्या लक्षण दिखाता है, वैसा नाम उस रोग को समझने के लिए दे देते हैं। अब जैसे किसी को दस्त लग गए हो तो पेट की गंदगी, मल जमा होने से प्रकृति उसे निकालने का प्रयत्न दस्त के रूप में कर रही है, इसीलिए दस्त होना एक रचनात्मक चेष्टा है। अब यह शरीर के हित के लिए ही हो रहा है, अतः एनीमा देकर उस दस्त को बार बार होने के कष्ट से बचाया जा सकता है। अब एनीमा दे दिया, यदि आपको नॉर्मल डेज वीकली मंथली एनीमा ले लिया जाए तो पेट में जो संचित मल है, आंतों में जो संचित मल है जो रुक जाता है, अब उसे निकाल दिया जाए तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, ये परेशानी नहीं होगी, और परेशानी नहीं होगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद इसी प्रकार किसी को नाक से बलगम आता है और नज़ला कहते हैं तो इसे नज़ला कह देते हैं। अब तो शरीर से बलगम बढ़ने पर प्रकृति उसे नाक के जरिए बाहर निकाल रही है, ये तो साधारण सी बात है। तो उसे हमने जुकाम का नाम दे दिया और जुकाम का तो नाम दे दिया और समझने हेतु यह जुकाम शरीर के हित की प्रकृति की चेष्टा है। अब इस जुकाम की सहायता, तो हमें जुकाम की सहायता करनी चाहिए, हम दवाइयाँ खा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि किसी को बुखार हुआ, जुकाम हुआ तो तुरंत ही एलोपैथी मेडिसिन का सेवन कर लेते हैं, एलोपैथी दवाइयों का सेवन कर लेते हैं और उस जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के विजातीय द्रव्य, शरीर की जो गंदगी है जो बाहर निकल रही है, उन गंदगियों को शरीर में ही फिर से संचित कर लेते हैं। फिर आगे चल के लंग प्रॉब्लम होती है, दमा होता है, कई सारे रोग होते हैं, ये इसी कारण होता है। फिर हमारी लंग कैपेसिटी बहुत डाउन हो जाती है। अब आगे जैसे कि अब यदि हम नेति कर लें, जल नेति जो होती है, अब जल नेति की प्रक्रिया आप चैनल पर दूसरे सेक्शन में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि हमने जल नेति की प्रक्रिया पूर्णतः करके और उसके लाभ के साथ बताया है। तो यदि ये प्रक्रिया कर ली जाए, जल नेति कर ली जाए, तो ये भी बड़ी लाभकारी है। जल नेति कर लेने से आपका ये जो विजातीय द्रव्य है, विजातीय एक्सिस बलगम, ये वो निकल जाएगा। तो अब इसमें भी अलग अलग प्रकार की हो रही है कि आपको आहार, अब आपने नेति तो कर लिया, अब इसके साथ साथ भोजन का भी तो ज़रूरी है। अब जैसे कि आपको ये नज़ला जुकाम हो गया है तो अब जो कफकारी है, कफ रहित भोजन का सेवन करना चाहिए, जिसमें जिन भोजन से कफ बढ़े उनका सेवन क्यों करना जब आपके कफ निकल रहे हैं। तो आपको उस हिसाब से आहार का भी ग्रहण करना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने से ही आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। अब प्राकृतिक चिकित्सा की विधि, जो शरीर में रोग स्वयं उपचार करने की प्राकृतिक विद्या है, रोग नाम हमने अपनी सुविधा के लिए दे दिया है। अब जिस प्रकार से हम अलग अलग स्थान पे अलग अलग रोग है, उसका नाक का है, नज़ला हो गया है, दस्त हो गया है, तो पेट से रिलेटेड है, आंतों से, तो ये हमने नाम दे दिया है कि किस स्थान से जोड़कर, शरीर के अंग से जोड़कर, ठीक है। फेफड़े से हो गया है तो हमने दे दिया है यहाँ पर दमा दे दिया, अस्थमा दे दिया है,
COPD दे दिया है, लंग है, हार्ट से रिलेटेड है, तो इस प्रकार हमने दे दिया है, नाक से है, साइनस दे दिया है, साइनसाइटिस दे दिया है। इस पर अलग अलग नाम जो हमने दे दिया है, ये सब हमारी सुविधा के लिए दे दिया है कि इस स्थान का ये विकार है, लेकिन ये विजातीय द्रव्य संपूर्ण शरीर में प्राप्त होते हैं, तो इन्हें निकल जाने देना चाहिए। यदि ये निकलते हैं तो इन्हें निकल जाने देना चाहिए। तो इसीलिए कहा है कि जो तीव्र रोग होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, जो सीजनल जो होते हैं, तो ये इस तरह से इन्हें, ये मित्र है हमारे, शत्रु नहीं। तो अगला जो सिद्धांत बताया गया है कि रोग का मूल कारण कीटाणु नहीं होते। हम ये सोचते हैं कि अरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फिर ये है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। हमारा शरीर यदि अत्यंत मजबूत रहे, कई लोगों को ये सारी परेशानियां नहीं होती जो आसानी से किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को इतना कमज़ोर बना लिया है कि उन्हें ये सारी जो छोटी मोटी जो तीव्र रोग हो जाते हैं या फिर छोटी मोटी बीमारी, उनका शरीर इतना कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर है कि उन्हें झट से उन्हें बीमारी लग जाती है। तो यदि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे तो उन्हें ये छोटे मोटे, तो वो बैक्टीरिया कहीं हाथ लगाने के लिए भी बार बार सैनिटाइज़ करते रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं कि कहीं कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव लगे हुए, तो ये इस प्रकार की, और ये एक्सेस हो जाता है, फिर वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो एक रोग का स्वरूप धारण कर लेता है, वे तो अलग बात है। तो रोग कीटाणु, जीवाणु, विषाणुओं से होते हैं, यह सिद्धांत एलोपैथी चिकित्सा में मानते हैं। कीटाणु उसी शरीर से में पैदा होते हैं जिसके शरीर में उनके जीने हेतु वस्तुएं होंगी, अर्थात सड़ा मल, कूड़ा कचरा होगा, वहीं कीटाणु होंगे। अब जिनके शरीर में रक्त विकार नहीं होगा, वहाँ कीटाणुओं को आहार प्राप्त नहीं होगा। वैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वाले भी शरीर में रोग की सुरक्षात्मक शक्ति की उपस्थिति से रोग नहीं होना मानते ही है। वह सुरक्षात्मक व्यवस्था कमज़ोर होने पर ही किसी बाह्य जगत के कीटाणु शरीर पर अपना प्रभाव उपस्थित कर सकता है। यह शरीर अपने आप में एक संपूर्ण जो है व्यवस्था युक्त लोक है। ये जो शरीर है संपूर्ण व्यवस्था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की। देखिए, ये बताया गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह शरीर अपनी टूट फूट की मरम्मत स्वयं करता है और इसमें वे तमाम व्यवस्थाएं जो एक राष्ट्र से या पूरे ब्रह्मांड में है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने ही कहा है। और शरीर में श्वेत रक्त कण, जो जिसे हम WBC कहते हैं, कीटाणुओं की एक ऐसी सेना है जो किसी भी रोगाणु को शरीर में प्रवेश करते ही उसे आत्मसात कर जाती है। तो ये एक तरीके से शरीर की आर्मी है, सेना है WBC। जो यदि हम रक्त का कोई भाग पढ़ेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम आगे पढ़ेंगे दूसरे विषय में, अन्य वीडियो में, तो उसमें जैसे RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, ये ब्लड है, रक्त इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। तो WBC जो है, WBC ये हमारी सेना है। कोई भी रोगाणु आया उसे तुरंत ही ख़त्म कर देते हैं। अब ये जो श्वेत जो रक्ताणु है की फ़ौज जो है अवश्य ही सबल रहनी चाहिए। श्वेत रक्ताणुओं की फ़ौज की सबलता रक्त में पाए जाने वाले शुद्ध सभी रासायनिक तत्व विद्यमान होना आवश्यक होता है, जो संतुलित आहार, शुद्ध वायु, सूर्य की खुली धूप, खुला आकाश, उचित व्यायाम, विश्राम, संतुलित मन होने से वे शरीर की शक्ति बढ़ाने वाले तत्व बनते बढ़ते कायम रहते हैं। इसे संक्षेप में यही कह सकते हैं कि प्राकृतिक जीवन होने से शक्ति प्रबल रहती है, जो रोगों के जो कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए रोगों के कारण कीटाणु पनपते हैं, कीटाणुओं के कारण रोग नहीं। यदि शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वच्छ है, यदि कीटाणु, जीवाणु जो भी कहा जा रहा है, इनके उत्पन्न होने के लिए हमारे शरीर में वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे शरीर में गंदगी नहीं है, कूड़ा कचरा गंदगी नहीं है, तो वो कैसे उत्पन्न होंगे? जब रोग आएगा, जब हम उसको वातावरण देंगे उस प्रकार का, तभी तो शरीर को स्वच्छ रखिए, स्वस्थ आहार का सेवन करें, अच्छी दिनचर्या का सेवन, अपनी दिनचर्या को अपनाएं, तो इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। हमारा 5वां जो सिद्धांत है कि प्रकृति जो है वो स्वयं एक चिकित्सक है। शरीर का स्वाभाविक कार्य है पाचन, पोषण और निष्कासन।
साधारण सा। तो शरीर की रक्षा हेतु, शरीर की पुष्टता हेतु, शरीर की घिसावट की पूर्ति हेतु आहार की आवश्यकता होती है। आहार यदि फल, सब्जी, जूस प्राकृतिक रूप में है तो शरीर उसे पचाने में कम प्राण शक्ति, जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं, खर्च होती है। बिल्कुल ताज़ा फल और सब्जियों में नाम का एक पदार्थ लाभकारी होता है जो रक्त के कोषाणुओं को संगठित करता एवं उनको संपुष्ट करता है। यदि अपक्वाहार या उपवास किया जाए तो जीवन शक्ति बड़ी तेज़ी से शरीर की बिगाड़ को ठीक कर लेती है। इलाज के दो तरीके हैं, एक दवा दारू करना, दूसरा प्राकृतिक। एक में रोग दूर करने के लिए विष को दवाओं की भांति प्रयोग किया जाता है, दूसरे में प्राकृतिक पदार्थ और शक्तियों को रोग निवारण के लिए ठीक उपायों की भांति काम में लाया जाता है। यदि रोग होते ही केवल एनिमा देकर पेट साफ कर दिया जाए, पीने के को सादा शुद्ध जल और फलों का रस अथवा शहद पानी का पर उपवास करा दिया जाए तो रोग शीघ्र ठीक हो जाता है। तो जिस प्रकार आप जान ही रहे हैं कि पेट को साफ कर दिया जाए, मतलब शरीर से गंदगी निकाल दी जाए, विजातीय द्रव्यों को निकाल दिया जाए, शरीर को शुद्ध कर दिया जाए, तो आपके शरीर से रोग झटपट तुरंत तो नहीं कह सकते, चुटकियाँ बजाते रोग निकल जाए, लेकिन वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। रिकवर होगा तो कुछ दिन लगेंगे और वो रोग की तीव्रता के हिसाब से, रोग के यदि गंभीरता के हिसाब से किस स्टेज पर है, किस प्रकार है, उसके हिसाब से और रोग समाप्त हो जाएगा। तो अगला सिद्धांत अब हम जानते हैं, जल्द करेंगे। तो छठवां सिद्धांत है तो चिकित्सा रोग की नहीं शरीर की। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि चिकित्सा हमें जो करनी है रोग की नहीं करनी, शरीर की करनी। रोग तो हो सकते। प्राकृतिक चिकित्सा की मान्यता, जब शरीर में विकार रोग का कारण है, शरीर में जो विकार होते हैं ना वही रोग का कारण होते हैं, और किसी भी एक अंग में से एक विकार निकलता है या एक स्थान पर खड़ा होकर पीड़ा देकर अपने अस्तित्व का संकेत देता है। गठिया को ही ले ले तो एक घुटने में सूजन के रूप में संकेत है कि ये शरीर यूरिक एसिड इत्यादि विषयों से आच्छादित है, और एक घुटने में ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, धीरे धीरे वह सभी जोड़ों पर चढ़ बढ़कर प्रभाव दिखाने लग जाता है, और तब हम बता सकते हैं कि अब किस जोड़ में हो रहा है, कहाँ सूजन हो रहा है, जबकि विकार पूरे शरीर में है, एक स्थान पर नहीं है कि एक घुटना दुख रहा है अभी तो अब यहाँ पर है तो इसी का ही इलाज कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद दूसरे घुटने में भी हो जाए, दूसरे घुटने में हो जाने के बाद दूसरे शरीर के जोड़ों में। तो ये बात नहीं है। बात मुख्यतः जो है वह यह है कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। ये जो रोग है इसका जो प्रभाव है, चिकित्सा हमें सिर्फ उस स्थान की ना करके संपूर्ण शरीर की। मुख्य बात तो यही है कि पूरे शरीर की करनी चाहिए, क्योंकि ये विजातीय द्रव्य जो है संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो इसीलिए एक अंग का इलाज ना करके पूरे शरीर का इलाज जो है वो करना होता है। और रक्त में जमा तेजाब अम्ल, तेजाब का मतलब होता है एसिड्स जो होते हैं, अम्ल को संतुलित करना गठिया का इलाज है। अब जिसे कोई दवा संतुलित नहीं कर सकती उसके लिए क्षारीय आहार देना, कब्ज, मलावरोध आदि के कारण आंतों में जमा मल को एनीमा के द्वारा रक्त में जमा यूरिक एसिड को फलों का रस पिलाकर कम करना, अधिक पसीना तथा मूत्र अम्ल को निकालना ही गठिया से मुक्ति दिलाना होगा। यह रोगी को इतना बड़ा भुलावा है, मतलब ये इस प्रकार का जो है कि इस स्थान पर हो गया, घुटने में हो गया, हाथ में हो गया, कंधों में हो गया, तो उसका एक इतना बड़ा भुलावा है कि वो उसी स्थान का करता है और फिर दोबारा कहीं और निकल आता है वही दर्द, और उसके बाद कुछ दिनों बाद। तो ये पीड़ा शामक दवा जो कुछ घंटे ही रहकर पीड़ा का ज्ञान नहीं होने देती, ये सिर्फ हमारे वहाँ पे जो न्यूरॉन्स है हम मैसेज नहीं पहुँच पाते। ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि ये सिर्फ तुरंत के लिए ही आपके दर्द को रोकेंगे, तुरंत ही आपकी परेशानियों को दबा देगा, लेकिन ये बाद में फिर उभर के निकलेगा और तेज़ी से निकलेगा। जैसा स्प्रिंग होती है इतने तेज़ी से फेंकता है, बस उसी प्रकार है कि रोग भी पूर्णतः हम दबाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दबा, जब स्प्रिंग पूरी तरह से दब जाएंगी तो उसको छोड़ेंगे तो एकदम फोर्स से बाहर आते।
तो यही सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है कि रोग को हम थोड़ा 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 बहुत दबाते जाते हैं और उसके बाद वो रोग बहुत तेज़ी से बाहर आता है। तो यही बात है कि जिसे प्राकृतिक चिकित्सा अपने सामान्य उपचारों तथा भोजन सुधार से ठीक कर देता है, इसीलिए किसी एक अंग का इलाज ना करके पूरे शरीर का उपचार किया जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रोगी ने अपना रोग गठिया दमा, हाई बीपी हो गया है, डायबिटीज़ हो गया बताकर उपचार शुरू किया, परंतु उसके चर्म रोग भी था, उसके पेट में दर्द भी रहता था, कहीं पर गांठ सूजन थी, मुख्य रोग बताकर उसका इलाज करा रहा था, परंतु बिना बताए रोग बड़े रोग से पहले ठीक हो गए। उससे स्पष्ट हो गया कि चिकित्सा शरीर की हुई, जो शरीर में जो परेशानी हुई और बिना किसी विधि से वह रोग भी ठीक हुए, जिनके उपचार की चर्चा भी नहीं की गई थी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि उससे साफ पता लगता है कि चिकित्सा रोग की नहीं पूरे शरीर की होती है। ये अक्सर मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि ये अक्सर होता है जब भी मैं किसी व्यक्ति को यौगिक ट्रीटमेंट देते हैं या फिर इस प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं, वैकल्पिक चिकित्सा हम देते हैं, तो पूर्णतः उसकी जानकारी ली जाती है। अब उसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे कि हमारे जो पेशेंट्स आए थे उनके साथ हमने किस तरह इंटरेक्ट किया, किस प्रकार हमने उनसे जानकारियाँ ली और उन्होंने कम से कम 10 अलग अलग प्रकार की परेशानियों के बारे में हमें बताया और हमने सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर उनके लिए इतना सुंदर पैकेज बनाया, इतना सुंदर उन्हें जो चिकित्सा दी है कि उन्हें बहुत आराम लगा। तो ये होता है इस तरीके से कि पूरे शरीर में हमारे पास दूसरी परेशानी, लेकिन मुख्य रोग हमें चलो डायबिटीज़ हो गई है, लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत सारी परेशानी है। उन परेशानियों को छोड़ के हम डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं और डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं तो डायबिटीज़ तो ठीक होने की जगह वो और दब के और बढ़ जाए बाद में और दूसरे रोग तो रहे। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में आपके डायबिटीज़ पे तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके दूसरे जो रोग हैं, दूसरे शारीरिक व्याधि, उस पर भी प्रभाव हो रहा है। तो 7वां सिद्धांत अब हम जानते हैं कि रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती, कि एक विशेष वास्तव में शरीर का इलाज करने से यानी शरीर शुद्धिकरण करने मात्र से ही रोग ठीक हो जाते हैं। तो एक तरीके से विशेष तरीके से आवश्यकता नहीं होती रोग निदान के लिए, इसीलिए निदान होने से ही उपचार होगा ऐसा कोई अनिवार्य शर्त इस उपचार में नहीं होती। प्राकृतिक चिकित्सा में लक्षणों के आधार पर उपचार हो जाता है। रोग का सही निदान आज एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान की आधुनिकतम जांच प्रणाली को ना करना कौन स्वीकार करेगा। जिन लोगों को रोग हुआ है उस बात की जानकारी नहीं है, जो रोग के कारणों से सर्वथा अनभिज्ञ है तथा स्वयं कुछ करने की फुर्सत नहीं है या करना नहीं चाहते, वह डॉक्टरों पर सब कुछ छोड़ देते हैं और डॉक्टर की दवा के लिए अब उनके यहाँ सही निदान होगा यह अनिवार्य भी नहीं है। अब अलग अलग रोग की अलग अलग दवा होती है। जब एक रोग को ठीक निवारण नहीं होता तब तक दवा दी ही कैसे जाएंगी। इसीलिए उनके यहाँ किसी भी रोगी के डायग्नोसिस अर्थात निदान में महीने लगते हैं। कभी कभी तो उनका रक्त मांस के कुछ टुकड़े मतलब सैंपल, ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल को इंडिया में यदि वो चेक हो जाए तो ठीक है, यदि इंडिया में उसकी फैसिलिटी नहीं है तो वो बाहर भेजते हैं। उसमें खर्चा भी अधिक लगता है। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको डायग्नोस हो गया है तो मेडिसिन उसकी प्रॉपर आपको मिल जाए। मेडिसिन भी सस्ती नहीं है। एलोपैथ में बहुत लाखों की मेडिसिन लग जाती है यदि कोई बहुत भारी रोग रहा तो इस प्रकार से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कि शरीर का शुद्धिकरण हमें करना है, शरीर को शुद्ध करना है, सारी आपके रोग ठीक हो जाएंगे सभी प्रकार के। लेकिन उसके लिए आप 50 जगह सैंपल भेज रहे हैं, डायग्नोसिस हो रहा है, उसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद पता लग रहा है कि ये और बढ़ गया है और ठीक होकर फिर से आ गया है। ये किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि स्टोन जो होता है उसमें ये होता है कि एक बार इलाज कर दिया उन्होंने, लेज़र से उसको ब्रेक कर दिया, निकल गया, उसके बाद फिर से स्टोन हो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि संपूर्ण शरीर में विजातीय द्रव्य है, तो हमारे पूरे शरीर को शुद्ध कर लेंगे ना तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं कि रोग का नहीं मालूम और शरीर के शुद्धिकरण अर्थात एनिमा से मल शुद्धि, आत्म शुद्धि, शरीर द्वारा आहार
आहार के द्वारा और विचारों द्वारा मन की शुद्धि कर दिया, शरीर में रक्त वायु सारे पंच तत्वों का संतुलन कर दिया, तो अन्य रोगों को अनेक प्रकार की मशीनों के समक्ष ले जाकर रोग के निदान करने का रोग बढ़ाना ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो इलाज दे दिया, जो प्राकृतिक रूप से हमने इलाज दे दिया, उससे शरीर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि आप 50 मशीनों के पास जा रहे हैं, मशीनों देखिए, यदि बहुत सीवियर कंडीशन है तो एलोपैथ के पास आप जा सकते हैं कि आपके पास समय ही नहीं बचा, लेकिन उस कंडीशन तक शरीर को आने ही क्यों देना। पहली बात तो आप अपने प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप प्रिवेंट कीजिए। फिर उसके बाद आप यदि कोई छोटा मोटा रोग तुरंत होता है तो शरीर की शुद्धिकरण कीजिए, शुद्ध कीजिए। आप उसको बढ़ने तक का इंतज़ार क्यों करते हैं? आप उठना नहीं चाहते सुबह, आलस्य इतना होता है। आप अच्छा आहार ग्रहण नहीं करना चाहते, आलस्य है। आप अच्छा व्यवहार, आपका दिनचर्या आपकी सेट नहीं करना चाहते, तो ये सारी चीज़ें होना है। जिस स्थान पर आपके शरीर को कंफर्ट नहीं है उस स्थान से आप प्रस्थान कर दीजिए। ऐसा होता है कि लोगों के शरीर को तकलीफ़ हो रही है लेकिन उन्हें पैसा कमाना होता है, कुछ पारिवारिक परेशानियाँ होती है, उन्हें वहाँ स्थान पर रहना होता है। ये बहुत कठिन बात है। अब 8वां सिद्धांत है कि जीर्ण रोगों को आरोग्य में कुछ समय अधिक लगता है। जीर्ण रोग जो होते हैं ना, जो सीवियर कंडीशंस होती है, तो उनको सुधार करने में तो समय लगता ही है, और ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि उसको आपने लंबे समय तक के उसे संचित कर रखा है। अब प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में लोगों को एक भारी भ्रम है कि ये इलाज में समय बहुत अधिक लगता है। अब इसका अर्थ है कि दूसरे इलाज में आराम जल्दी मिलता है। अब इन बातों के मुंह से हम भी सुनते हैं, इन बातों को हम अनेक लोगों की बातें सुनते हैं, अनेक लोग इस तरीके की बातें करते हैं। योग, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा, जितनी भी वैकल्पिक चिकित्साएं जो मानी जा रही है, उन सब में समय बहुत लगता है, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी प्रारंभ से नहीं आता है, वो तमाम इलाज करवा लेगा, सारी दवाइयाँ खा लेगा, पूरा शरीर को बिगाड़ देगा, और उसके बाद जब आप इतना बिगाड़ कर के शरीर को जब प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आओगे तो उसका इलाज जल्दी से होना कैसे संभव है? पहले आपने शरीर में गंदगी भर ली बहुत ज़्यादा, पहले से थी और भर ली और डाल ली, अब उसे कह रहे होगे अब इसे ठीक करो। अब आपको पहाड़ भर कचरा जो है, पहले तो आपको थोड़ा दो बड़े उसमें ट्रॉली में चला जाए, लेकिन अब तो आपने पहाड़ बना लिया है। अब इस पहाड़ को खाली करने के लिए आप कहेंगे एकदम से ही कोई खाली कर दे, ये भी आसान नहीं है। तो उदाहरण क्या है कि किसी एक उंगली या घुटने में दर्द शुरू हुआ, 40 वर्ष पूर्व, तब से मतलब 40 साल से व्यक्ति दवा खा रहा है, चल रही है, दवा खा रही है, आराम नहीं हो रहा है, पेन किलर ले ले, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि वहाँ पे ऐसा होता है ना कि वो नाड़ियाँ होती है, वो संवेदनाएँ पहुँचाना, थोड़ा देर के लिए दबा लेती है, उसके बाद फिर दर्द हुआ तो फिर गोली खा ली, फिर दवा। अब आपके शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठे होते जा रहे, आप अस्पताल जा रहे हो, आपको दर्द, गोली खाई है आपने, 2, 4, 6 घंटे के लिए आराम हुआ। यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आए, प्राकृतिक चिकित्सा लें, तो ये जो दर्द है ये परमानेंट, ये जड़ से इलाज हो रहा है, या जड़ से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जो देख रहे हो एलोपैथ में कि वो दर्द रोक दिया है, आप हेडेक की, सर दर्द की गोली कभी खा के ऐसा अनुभव रहा हो किसी का कि सर दर्द हो रहा है, गोली खा ली है, 2, 4, 6 घंटे ठीक रहा, फिर सर दर्द शुरू, फिर गोली खा ली, ये दबा रहा है। कब तक दवाई खाते रहोगे? और रासायनिक तत्वों से बनी हुई, शरीर में संचित होते जाएगा ये सब। तो ये इनका मुख्य सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया गया है। तो विजातीय द्रव्य जो है तो शरीर में जमा हो जाते हैं, अब इसे जमा नहीं होने देना है। इसीलिए आपको छोटा मोटा कुछ जुकाम हो, बुखार हो, सहन करने की कोशिश कीजिए, इसके शरीर को शुद्धि करने की कोशिश कीजिए, आप नेचुरल तरीके से ठीक होने की कोशिश कीजिए, ना कि बस गोली उठाए और खा लिए। 9वां सिद्धांत, प्राकृतिक चिकित्सा में उभार की संभावना होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग शरीर में मल, रोगी के जो शरीर होता है ना, उसमें क्या होता है कि मल भरा जमा होने का ये प्रतीक होता है। अब उसके शरीर में जो मल जमा हुआ है, वो साधारण रूप में समझाते हैं। तो अब ये मल जमा हुआ है, इसको दबा के आपने जमा कर दिया,
अब यदि हम उसका प्राकृतिक रूप से जब इलाज करते हैं ना, प्राकृतिक चिकित्सा जब देते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा जब देते हैं तो इसमें ये होता है कि पहले जो होता है अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, तो बाहर निकलती है तो उसका प्रभाव भी दिखता है। तो यही इस सिद्धांत में कहा गया है कि उभार की संभावना होती है, कि आपको दर्द का भी एहसास हो, आपके पुराने जो रोग है वो उभर के आए, और उसके बाद वो सब रोग जो है वो विजातीय द्रव्य के जो जमाव के कारण या उनके जमने से जो हुआ है वो सब, एक जैसे कि आप दवाइयाँ खा रहे, एक रोग दब गया, दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा दब गया, तीसरा खड़ा हो, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से अलग अलग रोग हो रहे हैं, उन सब की आप दवाइयाँ खा रहे हो, सब शरीर में जमा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी दवाइयाँ, ये सारे आपका जो पूर्व में किए गए जो शरीर के साथ कर्म है, ये सब बाहर निकलते हैं और ये इस प्रकार से आपके शरीर से द्रव्यों को, विजातीय द्रव्यों को निकालता है, शुद्धिकरण होता है। तो ये सिद्धांत में अब आखिरी है कि शरीर मन आत्मा का इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा। तो इसमें उन्होंने बताया है कि आमतौर पर रोगी अपनी शारीरिक पीड़ा से दुखी होकर ही चाहे किसी पद्धति में चिकित्सा के लिए भागता है, उसको ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान नहीं है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। स्वास्थ्य तो उसे पता ही नहीं है कि कहाँ पर जाए, उसे बस बता दिया यहाँ करवा लो, वहाँ करवा लो, वो अलग अलग जगह भागता रहता है। उसको तो इतना ही मालूम है कि उसे भूख नहीं लगती है, भूख लग जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब खुजली हो रही है तो खुजली मिट जाए, इसीलिए कोई पाचक खाता फिरता है, कोई मलहम लगाता फिरता है, किंतु बहुत दवा लगाने पर भी ठीक नहीं हुआ, तो आ गया प्राकृतिक चिकित्सा में और उसे भूख भी लग गई, खुजली भी ठीक हो गई, शरीर का पर अवश्य ही ठीक हो गया, और रोगी भी मानता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। किस तरह से हो रहा है, क्या चाहिए, क्या किस प्रकार की हमें चिकित्सा की आवश्यकता है। जब प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में आता है तो उसे स्वयं ही समझ में आ जाता है, स्वयं अनुभव होने लग जाता है कि किस प्रकार। तो इस प्रकार संक्षेप रूप में उन्होंने कहा कि देखिए, अब शरीर का तो हो गया, मन के बारे में बताया है, तो प्रार्थना, जो महतत्व की बात की गई ना, देवी संपत्ति की, इसमें गांधी जी जो थे उन्होंने भी इस विषय में बहुत बताया है। प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े हिमायती थे गांधी जी, तो उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया है, उन्होंने भी इसका प्रयोग किया है। उनके पुत्र की तबीयत खराब हुई थी और वो बीमार पड़ा, और किसी प्रकार से उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की और वो ठीक हो गया। ये एक उनके जीवन का एक अनुभव है, उनकी कहानी में आप पढ़ सकते हैं, उनकी जीवन बायोग्राफी जो है, कि उनका अनुभव जो है प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर, उनका बड़ा अच्छा अनुभव रहा है इस चीज़ को लेकर। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उन्होंने बताया है। तो आत्मा, मन के बारे में, मन और आत्मा का जो है ना, तो उन्होंने जो ईश्वर तत्व है, जो राम तत्व कह देते हैं, या फिर वो जो ईश्वर का जो तत्व है ना, देवी संपत्ति का है, देवी गुणों के बारे में, तो उनकी उसके बारे में कि उन्होंने कहा है कि ईश्वर का ध्यान करना, मनन चिंतन करना, ये इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में जो छठवां तत्व बताया गया, पंच तत्व तो है ही, और छठा तत्व जो है उस तत्व के बारे में बताया गया। तो शरीर अपने आप ठीक होता है ना। तो यदि हम ये पूरा इसका सार निकाला जाए ना, तो कुछ पॉइंट में किस तरह निकालेंगे कि देखो, शरीर अपने आप ठीक होता है, रोग का कारण नाड़ी मंडल की थकान है, विजातीय द्रव्य का शरीर में रुकना ही बीमारी है, तीव्र रोग उपचारीय प्रयास है, रोग के कीटाणु रोग पैदा नहीं करते बल्कि वे रोगावस्था में पाए जाते हैं, बाह्य उपचार चाहे किसी भी पद्धति के हो केवल आराम देते हैं, ना कि रोग निवारण करते हैं। ठीक है, बाह्य उपचार का एलोपैथी से ही रिलेशन बता सकते हैं कि वो सिर्फ केवल आपको थोड़ी देर के लिए आराम दे सकते हैं, रोग का निवारण करना बहुत मुश्किल है इनसे। भोजन शरीर बनाने वाला है और जीवन शक्ति बढ़ाने वाला है, तो शुद्ध आहार का सेवन करें। उपवास किसी बीमारी को ठीक नहीं करता, परंतु उससे सारा शरीर ठीक होता है। बीमारी को तो नहीं करेंगे उपवास, सारे शरीर को। व्यायाम शरीर के पोषण और सफाई में संतुलन रखता है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी को खुद की इच्छा, ठीक होने का विश्वास और पक्का इरादा। तो ये अंतिम में उन्होंने वही छठे तत्व की बात कर दी है कि आपके अंदर वो विश्वास हो, आपके अंदर वो भाव हो कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये इस तरीके के भाव, इस भाव की चर्चा की गई।
तो इस प्रकार 10 सिद्धांत बताए गए हैं प्राकृतिक चिकित्सा के। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा और अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर आएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े ही विषय में आएंगे आजकल। तो तब तक के लिए ओम शांति।